हेलो क्लास टेंथ स्टूडेंट। ये हम लोग के पास आपके क्लास टेंथ का ये PYQ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2024 का ही है। ये SST का है, सोशल साइंस का है। सोशल साइंस एसएसटी का है। चलिए हम लोग सोशल स्टडी जिसे आप लोग कहते हैं, चलिए हम इसकी एनालिसिस करते हैं। ये आपके 2025 का जो पेपर होने वाला है इसके लिए बड़ी हेल्पफुल रहेगा। वैसे आपको पता होगा PYQ बड़ी हेल्पफुल होते हैं आपके एग्जामिनेशन का। बेसिकली आइडिया प्रोवाइड करते हैं कि सीबीएसई आपकी कैसे क्वेश्चन पूछेगी। ये सीबीएसई कब का है? सीबीएसई बोर्ड का है। चलिए ठीक है, तो शुरू करते हैं इसकी एनालिसिस को। हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे पास आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें इसमें, जैसे कि इसमें 20 जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जो मतलब जिसे आप लोग MCQ बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं, जो बेसिकली 1 मार्क्स के होते हैं। तो 20 मार्क्स की ये क्वेश्चन है। उसके अलावा इसमें आपसे कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो 21 से लेकर 24 तक है, जो बेसिकली 2 मार्क्स के होते हैं। इसमें आपको ध्यान देना है 40 वर्ड्स लिखने होते हैं, 40 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें सेक्शन सी के अंदर जो है कि 25 से 29 क्वेश्चन, 25 से लेकर 29 नंबर क्वेश्चन तक है। इसको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। 3 मार्क्स के, 60 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे आपसे। उसके बाद से कुछ आपके ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 120 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है, तो चलिए कुछ ये बेसिक जानकारी पहले एग्जामिनेशन हॉल में जाते वक्त जो आपको 15 मिनट एक्स्ट्रा समय मिलेगा ना, उसके अंदर आप इसे क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक पहले निर्देश पढ़ लेंगे। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि जर्मन दार्शनिक है योहान ग्रॉटफ्रिड, निम्नलिखित में से किस विचारधारा से संबंधित था? तो रूमानी है ना, जिसको रोमांटिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, उससे संबंधित ये था। अंग्रेजी में देख लेते हैं। ये हम लोग के पास है, ये जर्मन फिलोसफर्स, ये रोमांटिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली कुछ डिस्कशन के लिए है नहीं, तो इसलिए हमने इसको फटाफट कर दिया। इसके बाद से कुछ ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ असर्शंस रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अब आइडिया लग चुका होगा कि इसमें क्या बातें होती हैं। पिछले भी हमने एक आपके लिए PIQ सॉल्व किया था। ठीक है, असर्शंस पढ़ते हैं। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टेड इन अ फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक बात है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। इंग्लैंड वांटेड टू इम्पोज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, बिल्कुल ठीक बात है। इंग्लैंड जो है कि स्कॉटलैंड पे अपना इन्फ्लुएंस इम्पोज करना चाहता था, इसलिए एक्ट ऑफ यूनियन 1707 लेके आया था। ठीक बात है, तो मतलब कि बोथ ए और आर दोनों करेक्ट है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए का। ठीक बात है। कुछ बातें और भी हम आपको बताते हैं। जैसे जब कभी भी हम ब्रिटेन की बात करते हैं, तो ब्रिटेन में बेसिकली आपको 4 जो एरियाज हैं वो आपको इंक्लूडेड मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, ये स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड के नीचे आपको यहाँ पे इंग्लैंड देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको लंदन भी देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बगल में आपको ये वेल्स देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपको नॉर्थ आयरलैंड देखने को मिलेगा। इन सभी इलाकों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटेन बोलते हैं। ब्रिटेन, या इसको यूके यूनाइटेड किंगडम बोला जाता है। ठीक है, यूरोप के अंदर ये मिलेगा, यूरोप कॉन्टिनेंट के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कुछ बातें और भी कर लेते हैं कि जैसे कि हमने आपको बताया कि 1707 में ये एक्ट पास हुआ था, और ये इफेक्ट में आया था मई 1 1707 से। इसके इसको ये एक्ट जो हुआ, एक्ट ऑफ यूनियन 1707 आया, इसके वजह से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी हुए उसमें। जैसे कि जो स्कॉटलैंड था, ये जो बेसिक ऊपर वाला हिस्सा जो है स्कॉटलैंड, स्ट्रगल, ये जो न्यू रिलेशनशिप जो इंग्लैंड के साथ बनी, उसके साथ उसके कुछ संघर्ष भी हुए, स्ट्रगल भी हुए। न्यू टैक्सेस जब हम इम्पोज हुआ ब्रिटेन मतलब द्वारा यहाँ पे स्कॉटलैंड पे, तो इससे कुछ हमको वायलेंट अटैक भी देखने को मिलते हैं कस्टम ऑफिशियल्स के ऊपर। जो लंदन ब्यूरोक्रेसी थी वो बीमार हो चुकी थी, एक तरह से कह सकते हैं, स्कॉटलैंड के इंटरनल कन्फ्लिक्ट के अंदर और जो रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। तो इस प्रकार की चीज़ें कुछ हो थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लें। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 3। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3?
अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, ये कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, 1 से लेकर 4 तक हमारे पास कुछ ये इवेंट्स हैं। इस इवेंट्स को हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करनी है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ये बेसिकली डेट वाइज, ये सब जब अरेंजमेंट आते हैं तो बेसिकली डेट वाइज ही करने होते हैं। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुआ था, तो आप यहाँ देखिए, हमने आपके लिए यहाँ पे मेंशन किया है कि ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो है कि ऑटोमन अंपायर और ग्रेट पावर जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया के बीच साइन हुआ था, ठीक बात है ना, जिससे ग्रीस को एज ए सोवरेन रेशन भी मिला हुआ था। तो ये 1832 में हुआ। तो ये 1832 1832 के अंदर आप ये हैम्बर्ग को देख सकते हैं, ग्रांटेड ऑटोनॉमी टू हंगरी। ये जो काम हुआ है ये आपको 1867 के अंदर हुआ है। तो ये 1867, ये बाल्कन जो कन्फ्लिक्ट है ना, बाल्कन कन्फ्लिक्ट आपको पता है, यूरोप के अंदर ये छोटे छोटे कुछ नेशन होते थे, उनके ये पूरे समूह को बाल्कन रीजन बोला जाता था। ये 1912 एंड 1930 के बीच आपको देखने को मिलेगा। यही जो चीज़ें थी बेसिकली इन्फ्लुएंस किया स्टेज ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के लिए। आपको पता है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 14 से लेके 18 के बीच, 1914 से 18 के बीच हुआ था। तो ये बाल्कन कन्फ्लिक्ट बेसिकली इसका डिस डेट का बीच का है। नेपोलियन सिविल कोड, ये नेपोलियन सिविल कोड जो था ये बेसिकली इसको नेपोलियन कोड भी बोलते हैं, 1854 में आया था। बेसिकली ये एक यूनिफाइड कोड था फ्रांस के लिए, जो 1804 में इस्टेब्लिश हुआ, जो मेजर स्टेप था एबॉलिशन के लिए फ्यूडल सिस्टम। जो फ्यूडल सिस्टम जो 3 ऑर्डर आप पढ़ते हैं बेसिकली यूरोप के अंदर, उसके एबॉलिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। 1804 है ये डेट, तो आप यहाँ पे 1804। अब इसके आप जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आप उसमें से इसे टिक कर लेंगे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5, हमने 4 तक देख लिया, 3 क्वेश्चन देख लिए, चौथे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ये है, इसमें कुछ आपको ऑथर्स दिए गए हैं और उसके साथ ये कुछ बुक्स दिए गए हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पे ऑथर्स में ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले वन ऑफ द फेमस बुक। इन सारे बुक में से अगर कोई बुक आपको नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्योतिबा फुले वाली जो बुक थी वो गुलामगिरी आपको करेक्ट पता होना चाहिए, ठीक है। ज्योतिबा फुले एक भारत के प्रोमिनेंट इंडियन सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, एंटी कास्ट रिफॉर्म्स थिंकर थे, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। इनकी बुक जो है गुलामगिरी वन ऑफ द फेमस रही है, तो ये आपने टिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर सेकेंड लिस्ट में अभी यहाँ पे एक और चीज़ देखिए, ये जो सुदर्शन चक्र, ठीक है, ये जो अमर जीवान जो बुक है ना, अमर जीवन, हिंदी देखें इसका क्या है, अमर जीवन, अमर जीवन। ये जो अमर जीवन बुक है ये बेसिकली राज सुंदरी देवी का ये बुक है। ये पहली एक बुक थी, आप यहाँ देख सकते हैं, जो 1867 में पब्लिश हुआ था, और ये जो फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी थी रिटन बाय इंडियन वुमेन्स, ये पहली ऑटोग्राफी थी जो किसी भारतीय महिला द्वारा क्या की थी, लिखी गई थी, ठीक है, बंगाली में लिखी गई थी ये। तो ये इससे करेक्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए जो काशी बाबा का जो रिलेटेड बुक है वो है छोटे और बड़े सवाल, छोटे और बड़े सवाल बेसिकली रिलेट, ये काशी बाबा बेसिकली एक मिल वर्कर थे, है ना, कानपुर से थे। इन्होंने इसे कास्ट एंड क्लास एक्सप्लॉयटेशंस के आधार पे लिखा कि मतलब कैसे बड़े जातियों द्वारा छोटे जातियों का एक्सप्लॉयटेशन था, इस पर मेंशन ये बुक थी। उसके अलावा जो आपका तीसरा बच गया, जो चौथा बच गया वो लास्ट है, जैसे कि सुदर्शन चक्र, ये जो बुक है बेसिकली, इसमें देखिए ये गलत हो गया है, इसमें बेसिकली ये यहाँ नहीं होगा, आप ये रास बिहारी वाली जो है वो यहाँ पर कर दीजिए, और जो सुंदर चक्र है वो सच्ची कविताएं, बेसिकली ये भी जो थे वो आपको हम बताते हैं। सुदर्शन चक्र जो ये भी एक मिल वर्कर थे कानपुर से, इन्होंने कुछ कलेक्शन ऑफ पोएम्स पे बेस पे इन्होंने सच्ची किताबें कुछ ऐसा लिखा था, जो वर्किंग क्लास के बारे में थी ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमें ये जो ब्लैंक दिया गया है इसको भरना है हमें। इसमें नॉन मेटेलिक मिनरल माइका, बिल्कुल माइका नॉन मेटेलिक मिनरल होता है। अब यहाँ पे एनर्जी मिनरल है, तो एनर्जी मिनरल क्या होता है बेसिकली यहाँ पर नेचुरल गैस क्या है, एक एनर्जी मिनरल है। आइए हम इसको ना डिटेल में आपको एक पिक्चर के माध्यम से दिखाते हैं। देखिए ये हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप यहाँ देखिए कि मिनरल्स की क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 आधार पर हम करते हैं। एक मेटेलिक मिनरल्स, एक नॉन मेटेलिक मिनरल्स, क्लास 10th में इस आधार पर दिया एक एनर्जी मिनरल्स, ठीक है ना। मेटेलिक मिनरल्स क्या होते हैं, इसके फर्दर 3 क्लासिफिकेशन, एक फेरस हो सकता है, नॉन फेरस या प्रीशियस हो सकता है। नॉन मेटेलिक के अंदर जैसे माइका, स्लैग, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन एक्सेट्रा आते हैं। और एनर्जी मिनरल्स के अंदर आपको कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह देखने को मिलते हैं। फेरस के अंदर आपको आयरन ओर, निकेल, कॉपर, कोबाल्ट, ये सब मैंगनीज वगैरह देखने को मिलेंगे। नॉन फेरस के अंदर आपको कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट एक्सेट्रा। बॉक्साइट इस सबको पता है एल्यूमिनियम की प्राप्ति करते हैं हम लोग। यहाँ प्रीशियस में आपको पता है गोल्ड, सिल्वर, है ना, प्लेटिनम, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो फिर से हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा कि एनर्जी मिनरल क्या है, हमने आपको अभी बताया एनर्जी मिनरल में यहाँ पे नेचुरल गैस आएगा। मैग्नीज क्या है, तो मैग्नीज एक फेरस है, फेरस मिनरल है। बॉक्साइट क्या है आपको, तो बॉक्साइट अभी हमने आपसे बात किया कि बॉक्साइट एक नॉन फेरस है, ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम की हमने आपसे बातें किया। प्लेटिनम एक प्रीशियस मेटल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। Read the following characteristic of a soil and identify the soil from the given options। ठीक बात है। It is widely spread and important soil। अच्छा ठीक है, मतलब इसका बड़ा विस्तार है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट सॉइल है। अच्छा, नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड ऑफ। अब देखिए यही हमारा जो है कि यहाँ पे कीवर्ड है, नॉर्दर्न प्लेन। अब आपको पता है कि जो भारत का नॉर्दर्न प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना है ना, क्योंकि इधर को आपको गंगा एंड अदर्स आपको रिवर्स उसके ट्रिब्यूटरी देखने को मिलेंगे, जिससे गैंगेटिक प्लेन का निर्माण हुआ है। और गैंगेटिक प्लेन जो है कि बेसिकली क्या है, एलुवियल सॉइल से भरा है, ठीक है। तो ये हमारा अब यहाँ पे एलुवियल जहाँ भी हो उसे आप टिक कर सकते हैं। अगला भी है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ सैंड, स्लीट एंड क्ले। ठीक बात है, भी ठीक बात है। चलिए हम आपको एक मैप भी दिखाते हैं। मैप बेसिकली ये है, आप ये देखिए इस मैप को। आई होप कि आपको ये इस भारत के मैप से आपको स्टेट का अंदाजा आप लगा पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखिए कुछ गंगा इस प्रकार के उत्तराखंड वाले रीजन से कुछ इस प्रकार के निकलती है, ठीक है। और ये आपको बे ऑफ बंगाल में से कुछ, ठीक है। और यहाँ पे भी देख सकते हैं यमुना कुछ इस प्रकार से यहाँ इलाहाबाद के अंदर, यहाँ बेसिकली ये और नीचे होना चाहिए, इलाहाबाद के पास जाके मिलती हैं। तो इस सब टाइप की आपको सोन वगैरह रिवर्स के बारे में पता होगा, ठीक है। तो घग्गर वगैरह है ना, तो ये सब रिवर इधर से नेपाल की तरफ से यहाँ मिलती हैं गंगा के अंदर। तो ये जो बेसिकली रीजन है ना, जो आप ये रीजन देख पा रहे हैं, ये वाला पूरा जो रीजन है, ये वाला यहाँ तक ये ब्रह्मपुत्रा वाली बेसिकली है, जो यहाँ से कैलाश मानसरोवर से लेके यहाँ पर सांगो के नाम से जानी जाती है रिवर को। फिर ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और यहाँ पे ये आपको ये पता है कि असम वाले रीजन से होके फिर से ये सारी चीज़ें इसमें असम वाले रीजन से यहाँ बांग्लादेश से होके। तो ये जो बेसिकली रीजन है ना, ये रीजन आपको एलुवियल प्लेन देखने को मिलेगा, जलोढ़ मृदा जिसे हिंदी में हम लोग जलोढ़ कहते हैं, ठीक है। तो ये वाला रीजन आपको देखने को मिला। फिर आपको ये जो रेड वाली रीजन देखने को मिल रही है, ये बेसिकली आपको रेड एंड येलो सॉइल वाली रीजन है, ठीक है। ये जो कोस्टल सॉइल है ना, आपको जो देखने को मिल रहा है, ये बेसिकली एक लेटेराइट सॉइल है, ये एरिड सॉइल है, आपको पता होगा ये राजस्थान वाला रीजन है, ठीक है। इसमें आपको ये जो ब्लैक सॉइल, ये महाराष्ट्र वाला रीजन है, ये आपको गुजरात वाला थोड़ा रीजन है, मध्य प्रदेश का रीजन है, ये आपको ब्लैक सॉइल, इसे रेगर सॉइल भी बोलते हैं हम लोग, काली मृदा, ठीक है।
और ये आपको फॉरेस्ट सॉइल देखने को मिलेगा। ये जो जम्मू एंड कश्मीर वाला, लद्दाख वाला रीजन है, आपको ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम वाला रीजन है, ये आपको फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपको ध्यान रखना है कि भारत के किस हिस्से में किस प्रकार के सॉइल देखने को मिलता है। इससे आपको आइडिया लगा पाएंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्रॉप्स दिए गए हैं और एक कॉलम सेकंड में इसके टाइप दिए गए हैं। तो वीट, वीट क्या है? एक फूड क्रॉप है ना। टी क्या है? तो बीवरेज है, अरे पे क्रॉप है एक। ठीक है, मेज क्या है? तो फूड एंड फोडर है। रागी जो बच गया है मिलेट है। ठीक बात है, मोटा अनाज है एक। तो ये आपके लिए काफी आसान रहा। जो मैच होगा ऑप्शन आप इसमें से मैच कर लीजिएगा। जैसे कि वीट का सी है, तो यानी फर्स्ट का सी देखने को मिल रहा है, तो फर्स्ट का सी यहाँ भी है और यहाँ भी है। आगे देख लीजिए सेकंड का आपका ए है, तो यानी ऑप्शन नंबर जो है कि सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट टर्म मेंशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। भारतीय संविधान के बारे में है। ठीक बात है, भारतीय संविधान आपको पता है, इसमें भारतीय संविधान के अंदर आपको कितने आर्टिकल? आर्टिकल 395, 395 आर्टिकल है इसमें। 22 आपको भाग देखने को मिलेंगे जिसे आप पार्ट कहते हैं, और 12 आपको शेड्यूल्स भी देखने को मिलेंगे। ठीक बात है, उस भारतीय संविधान के अंदर की कुछ बातें लिखी है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन फॉर द इंडियन स्टेट। ठीक बात है, भारत एक सेकुलर कंट्री है। ठीक है, इसलिए भारत में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है हमारे पास, है ना। सभी धर्मों को यहाँ पर हम सम्मान मान्यता देते हैं। देयर इज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन इन इंडिया। ठीक बात है, बिल्कुल सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। रिपब्लिक की बात करें, यदि इन सब ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करें आपके लिए, तो जैसे रिपब्लिक, तो मतलब हेड ऑफ स्टेट जो है वो क्या है? इलेक्टेड है। यदि अगर हेड ऑफ स्टेट क्या है? इलेक्टेड है, तो उसे हम रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हेड ऑफ स्टेट मतलब क्या? प्रेसिडेंट। ठीक है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या? जब कभी भी अगर बात की जाए हेड ऑफ गवर्नमेंट की, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट का मतलब पीएम। ठीक है ना, प्राइम मिनिस्टर। और हेड ऑफ स्टेट का मतलब प्रेसिडेंट। तो हेड ऑफ स्टेट यदि क्या है? इलेक्टेड है। आपको पता था भारत में हम प्रेसिडेंट का क्या होता है? इलेक्शन होता है। तो भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, तो इसका ही मतलब है। सोवरेन का क्या मतलब है? सोवरेन का मतलब है कि नॉट कंट्रोल बाय एनी अदर कंट्री, इंडिपेंडेंट, मतलब कोई किसी दूसरे कंट्री का हमारे देश पे कंट्रोल नहीं है। ऐसे चीजें के लिए हम क्या यूज करते हैं? सोवरेन वर्ड यूज करते हैं। सोशलिस्ट क्या है? तो सोशलिस्ट बेसिकली एक क्या है? एक फिलॉसफी है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक फिलॉसफी है सोशलिज्म। बेसिकली मत जिसमें जो सोशल ऑनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कहने का मतलब है कि जो एसेट्स होते हैं, देश के जो एसेट्स हैं वो ओन बाय गवर्नमेंट। ठीक है ना, इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की यहाँ पे थोड़ा सा अपोज किया जाता है। तो ये सब सारी चीजें थोड़ा सा क्या बढ़िया अपोज किया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का होगा क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन कुछ यहाँ पे सब्जेक्ट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट्स। अभी हमने आपसे कहा भारतीय संविधान के अंदर 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल को याद करना काफी आसान है जी। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम आप अगर ऐसे लिख दें, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो इससे टी से टेरिटरी, इमोलमेंट्स, अफर्मेशंस है ना, ये सब सारी चीज राज्यसभा हो जाएगा यहाँ पे। शेड्यूल ट्राइब, अदर शेड्यूल एरियाज, फेडरल स्ट्रक्चर। ये देखिए 7 जो है हमारा वो फेडरल स्ट्रक्चर है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है ना। ये लैंड रिफॉर्म से संबंधित है। ये डिफेमेशन है, पंचायती राज है, म्यूनसिपैलिटीज है। ठीक है, तो ये 12 है। इसमें से ये क्या है? एफ जो है फेडरेशन। ये बेसिकली फेडरेशन, भारत में फेडरेशन के अंदर ये शेड्यूल 7 के अंदर लिस्ट दिए गए हैं। बेसिकली आपको पता होगा यूनियन लिस्ट होगा, स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है। ठीक है,
अब यूनियन लिस्ट जो भारतीय संविधान के, उसमें टोटल 100 सब्जेक्ट हैं जी, और स्टेट लिस्ट के अंदर आपको 61 सब्जेक्ट, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर 52, ये चेंज भी होते रहते हैं, ठीक बात है। और उसके अलावा कुछ रेजिडरी भी सब्जेक्ट्स हैं, है ना, अवशिष्ट शक्तियां, हिंदी में बोलते हैं इसे अवशिष्ट शक्तियां, जो इन तीनों शेड्यूल्स के अंदर, मतलब ये तीनों लिस्ट के अंदर अगर मेंशन जो चीजें नहीं है, उसको हम लोग रेजिडरी सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। इसमें बेसिकली पार्लियामेंट का अधिकार होता है लॉ बनाने का। आइए हम आपको कुछ पहले डिटेल बताते हैं, फिर चीजें यहाँ पर आकर देखेंगे, ठीक है। तो ये हम आपको एक पिक्चर पे लेके आए हैं। यहाँ आप देखिए भारतीय संविधान के अंदर जो आप देख रहे थे अलग अलग शेड्यूल, जैसे कि यूनियन लिस्ट की बात करें, तो भारतीय संविधान की बात कर रहे थे, तो इसमें ज्यादा ही मोटा, ठीक है। यूनियन लिस्ट की आप बात कर रहे थे, यूनियन लिस्ट में जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, इन सब पे जो कानून है वो भारत सरकार बनाती है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट बनाती है, मतलब पार्लियामेंट बनाती है ना, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे कि अब स्टेट लिस्ट देख लीजिए। स्टेट लिस्ट में जैसे एग्रीकल्चर, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लीकर, ट्रेड एंड कॉमर्स, लाइव स्टॉक, ये सब सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। बेसिकली स्टेट को पावर होती है इस पे लॉ बनाने का, जिस स्टेट की बात हो उस स्टेट की। जैसे कि हम जानते हैं बिहार में क्या है, बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस है। अब बिहार पुलिस किसके अंदर आती है, बिहार सरकार के अंदर आती है, ठीक है। अब ये कंकरेंट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, ट्रेड वगैरह ये सब सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इस पे बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट और उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस पे दोनों क्या कर सकते हैं, बोथ इस पे लॉ मेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। इसमें कुछ और भी सब्जेक्ट हैं, आप इसे डिटेल देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप बैंकिंग, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, एयरवेज, पोर्ट वगैरह ये सब चीज़ें इसमें भी आप देख सकते हैं स्टेट के लिए। रेजुडरी पावर के अंदर जैसे साइबर लॉ है ना, स्पेस से रिलेटेड जो लॉ बनते हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। इससे आप उस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए फिर से क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें हमको ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके आधार पे हमको कुछ करेक्ट क्या करने, ऑप्शन बताने करेक्ट, ठीक है। तो इनकरेक्ट ढूंढ लेंगे। ब्रश यहाँ पे कोई चार देखिए, सीधा सीधा समय लगेगा। सीरीज ऑफ मेजिटोरियंस मेजर अडॉप्टेड इन बेल्जियम के अंदर, ही तो नहीं हुआ था, आपको पता है ये श्रीलंका के अंदर हुआ था, ठीक है। जिसको वजह से आपने देखा कि श्रीलंका में कितना ज़्यादा तमिल कन्फ्लिक्ट्स, उसके दौरान एलटीटी वगैरह सारी चीज़ें आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये श्रीलंका के अंदर था, तो ये 4 नंबर तो इनकरेक्ट हो जाएगा बेल्जियम से। बेल्जियम किस तरह से ब्यूटीफुली अपना जो है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन को बांटा था, तो ये 3 जो है कि उसके लिए करेक्ट है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 जिसमें जिसमें है उसको इनकरेक्ट कर दीजिए, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली वेजिटेरियंस की बात नहीं थी यहाँ पे, जो मेजर्स ऑफ एकोमोडेशन इट्स रिलीजन एंड कल्चरल डाइवर्सिटी इंक्लूड्स इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इस टाइप की चीज़ें थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 11 की। 11 नंबर क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज वन पार्टी सिस्टम। अच्छा, आपने को बताया पिछले वीडियो में आपको देखने को मिला था 2 पार्टी सिस्टम के लिए कंट्री पूछा था, ठीक है। यहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम के लिए कोई कंट्री पूछ रखा है। यूनाइटेड स्टेट के अंदर 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे रिपब्लिकन पार्टी, डेमोक्रेट्स पार्टी यूएस के अंदर है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर भी 2 पार्टी सिस्टम है, जैसे कि कंजर्वेटिव पार्टी है यहाँ पर और लेबर पार्टी। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो आप इससे भली भांति परिचित हैं। बीजेपी है ना, बीएसपी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसे आप बोलते हैं, उसके बाद दुनिया भर की पार्टी अभी है हमारे भारत में। तो अभी तो 6 नेशनल पार्टी, जैसे आम आदमी पार्टी, इस टाइप की चीज़ें हैं। तो भारत में तो मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चाइना करेक्ट है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। एक 1 पार्टी सिस्टम कंट्री है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 12।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है? रूल ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल? अरे नहीं भाई, तो डेमोक्रेसी टाइप की बातें कर रहा है। ठीक है। रूल विथ हेरिडिटरी नॉर्म्स? नहीं, ये तो कुछ मोनार्की टाइप की बात कर रहा है, राजा का बेटा राजा बनेगा। रूल ऑफ पीपल विथ फ्रीडम? बिल्कुल करेक्ट बात है। रूल ऑफ मिलिट्री के बारे में तो कैसे हो सकता है, ये तो मिलिट्री रूल वगैरह की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज इंक्लूडेड इन इंग्लिश एट शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आठवां शेड्यूल। अभी हमने आपसे ऊपर बता रहे थे तो हमने कहा 12 शेड्यूल है, उसमें आठवां जो शेड्यूल है वो भाषा से रिलेटेड है, ऑफिशियल लैंग्वेज रिलेटेड है, जिसमें टोटल 22 भाषा शामिल है। राजस्थानी नहीं है, हरियाणवी नहीं है, गढ़वाली नहीं है, उड़िया तो है। ठीक बात है। हम आपको लिस्ट भी दिखा देते हैं, ये कुछ लिस्ट है, आप इसे देख लेंगे, जिसमें आपको आसामी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, उर्दू, है ना, और ये सब टाइप की चीज़ें देखने को मिलेंगी। टोटली 22 भाषा है। ठीक बात है। यहाँ पे बेसिकली आर्टिकल वगैरह भी मेंशन है। चलिए क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14, लिटरेसी रेट मेजर बी प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 ईयर्स के अंदर? बिल्कुल 7 ईयर एंड अबव द एज ऑफ ग्रुप। ठीक है, आप यहाँ देखा है, लिखा है, पढ़ सकते हैं। इसमें बेसिकली एवरेज पूछा जा रहा है, तो एवरेज आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में भी था, ये पिछले ईयर जब हमने सॉल्व किया था, इससे पहले वाली वीडियो में उसमें भी था। सबको जोड़ दीजिए, 4 तो है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 5 7 3 10 6 16, 16,000 डिवाइड बाई 4, तो 4,000 ऑप्शन नंबर करेक्ट है। चलिए 15 हो गया। 17 की बातें करें। 16 की बातें करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? सेक्टर ऑफ इकोनॉमी दिया है, इसके एग्जांपल जैसे प्राइमरी सेक्टर। टेलर तो प्राइमरी सेक्टर नहीं था। टेलर बेसिकली क्या है जी? टेलर जो है वो टर्शियरी सेक्टर को बिलोंग करता है। बेसिकली वो क्या कर रहा है? सर्विस देने का काम कर रहा है ना। आपको पता है जो प्राइमरी सेक्टर होती है इसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं, सेकेंडरी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, टर्सरी को सर्विस बोलते हैं। इस तरह से हम अंदाजा लगा लेंगे। सेकेंडरी सेक्टर फिशरमैन नहीं, ये तो भाई प्राइमरी है। ठीक है। डायरेक्ट ये क्या कर रहा है? जैसे कि जो फिशरमैन है वो पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का। क्यों है? क्योंकि ये सेक्टर जो एक्टिविटीज कर रहा है वो डायरेक्ट यूज कर रहा है नेचुरल रिसोर्सेज को। ठीक बात है ना। तो ये तो ठीक नहीं है। ये टर्सरी की बात करें तो एस्ट्रोनॉमर, ठीक है, टर्सरी में तो टर्सरी ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, जो खगोल वाले रिलेटेड, बेसिकली तो वो जो है कि हमारे टर्सरी के अंदर। प्राइमरी सेक्टर कुरियर नहीं, ये तो हमारा कुरियर जो होता है वो टर्सरी सेक्टर के अंदर आता है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है। सी नंबर जो है कि करेक्ट है, तो करेक्टली मैच पूछा था। 17 इस पिक्चर में देखिए आप लोग, यहाँ पे ये ईंट बनाने वाले वर्कर हैं, बेसिकली जो ईंट बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है। किसके अंदर? ऑर्गेनाइज तो होगा नहीं इसमें, तो उधर को बहुत सारी चीजें होती हैं। प्राइम पिछले क्वेश्चन में हमने एक्सप्लेन किया अच्छे से, पिछले क्वेश्चन नहीं, मतलब जो पिछला वीडियो था उसके अंदर ऑर्गेनाइज सेक्टर को अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। तो आप वहाँ देखें तो ऑर्गेनाइज तो ये दिख नहीं रहा। ठीक है। प्राइमरी नहीं, प्राइमरी भी से आप नहीं कह सकते। ठीक है। पब्लिक तो है नहीं, पब्लिक सेक्टर तो है नहीं, सरकारी तो कुछ ऐसा है नहीं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है ना। तो ये सी हमारा इसके लिए करेक्ट होगा। प्राइमरी इसलिए नहीं कर सकते, कुछ डायरेक्ट नेचर से नहीं ले रहा है, बेसिकली ये मिट्टी उट्टी से फिर ईंट उट बना रहा है। ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ है, कोई सर्विस देने का काम कर रहा है, लेकिन बेसिकली अनऑर्गेनाइज है। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्राइजेज बिलोंग टू ऑर्गेनाइज सेक्टर? ठीक बात है ना। कॉटेज इंडस्ट्री, अरे नहीं, छोटी हो जाएगी ना। स्ट्रीट वेंडर्स हो ही नहीं सकता, ठेला ठोली कहाँ से आएगा इसमें। इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स, नहीं नहीं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स होते हैं। 18 नंबर को देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी पर्पज ऑफ लोन एक्टिविटीज ऑफर बाय बैंक? जो बैंक हमें लोन ऑफर करते हैं ना, उसकी प्राइमरी पर्पज क्या है? तो भाई टू सपोर्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। आप यहाँ देखिए, जो हमें ये लोन प्रोवाइड करते हैं, है ना, इंडिविजुअल बिजनेसेस को, है ना, एंड गवर्नमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बेसिकली ये सब चीज़ों के लिए है। इसमें ऐसा थोड़ी है कि खा के बैठ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कुछ ग्लोबल एस्पेक्ट्स है, डिस्क्रिप्शन उन्हें मेंशन किया गया है। जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट
क्या है बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यहाँ पे लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड है। तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड क्या है, मतलब कि उधर रिमूवल वर्क करना, वो रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रेड वगैरह का, तो टू है कि वो तो डी सही हो जाएगा कि लिबरल कर रहे हैं ना, ठीक है ना, आपने समझते होंगे इस चीज को कि उधर रिस्ट्रिक्शन वगैरह ट्रेड से हटाने हैं। कल्चरल एक्सचेंज, इससे क्या होगा भाई, तो इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज, वैल्यूज एंड ट्रेडिशन, ये सारी चीजें होगी, है ना। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की बात करें, कॉरपोरेशन की बात करें, तो ये बेसिकली कंपनीज ऑपरेटिंग इन मेनी कंट्री, जो बचे उसको लिख लीजिए, जैसे टेक्नोलॉजी से इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सारी चीजें आएगी, जो मैच होगा आप इसे मिला लीजिएगा। यहाँ बेसिकली बॉडी मास इंडेक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। तो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली असेसमेंट ऑफ अंडर न्यूट्रिशन के लिए बॉडी मास इंडेक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन कुछ हमारे पास है, बेसिकली क्वेश्चन देखिए कि कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप इन यूरोप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक सपोर्ट द स्टेटमेंट इनके, बिल्कुल सही बात है। जो कंजर्वेटिव रिजिम सेटअप हो रहा था यूरोप के अंदर 1815 में, वो ऑटोक्रेटिक था कैसे, तो बेसिकली उसने सेंसरशिप वगैरह लगा दी है। सेंसरशिप की मतलब मीडिया वोडिया पे, न्यूज पेपर, बुक्स, प्ले वगैरह, सॉन्ग्स पे, कि भैया ये सब नहीं कर सकते तुम सब। कंसंट्रेशन ऑफ पावर, बिल्कुल सही बात है। कुछ स्मॉल पीपल जैसे कंजर्वेटिव थे, वो कुछ स्मॉल पीपल ऑफ हैंड के में पावर चला गया, तो बहुत लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन वगैरह खत्म हो जाएगा। तो इस सब टाइप की चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ द ओरिजेंटल पावर शेयरिंग डिफरेंट फ्रॉम वर्टिकल, ठीक है ना। तो ओरिजेंटल क्या होता है, बेसिकली ओरिजेंटल होता है कि किसी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना, वो जो बेसिकली सेम लेवल पर होती है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेशन और जुडिशरी आप देखते होंगे, ठीक है। वर्टिकल में क्या होता है, बेसिकली वर्टिकल के अंदर आपको सेंटर, स्टेट, है ना, सेंटर ऊपर होगा, स्टेट, स्टेट के नीचे आपको देखने को मिलेगा क्या, जैसे लोकल बॉडीज वगैरह, जैसे गाँव के लिए आपको पता है कि पंचायत वगैरह, और शहर वगैरह के लिए म्यूनसिपैलिटीज वगैरह होती है। तो ये क्या है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। आप हमने लिखा है, इसको डिटेल देख लीजिएगा, है ना। आपको पता है 30 वर्ड से कम क्वेश्चन, 30 से कम वर्ड्स में क्वेश्चन लिखने थे, क्योंकि 2 मार्क्स के बेसिकली। अब यह डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल फार्म, बिल्कुल सही बात है। अब ये क्वेश्चन है, इसके लिए हम आपको एक चीज दिखाते हैं यहाँ पे, जैसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग के लिए यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है कि डन द फार्मर पर्सनल कंजम्पशन के लिए, मतलब खुद खाने पीने के लिए क्या कर रहा है, वो फार्मिंग कर रहा है। कमर्शियल फार्मिंग बेसिकली क्या है कि वो बेचने उचने, ट्रेड वेड के लिए करता है। ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक, नीड टू मच लेबर इनपुट्स, है ना, इधर को बहुत ज़्यादा मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स होती है, ठीक बात है। फर्टिलाइजर वगैरह नहीं होते इधर, केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना यूज होगा, ठीक है। ये इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, बहुत ज़्यादा यूज होता है ना। ये फैमिली मेंबर एनफ होते हैं इसमें काम धाम करने के लिए, और ये सब सारी चीज़ें आप तो समझ रहे हैं, इसमें वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारा रिलेटेड है कि हाउ कैन नेशन अचीव अ बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक बात है ना। कोई एक देश जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए वो जो है कि किस प्रकार का ये सब सारी चीज़ें अचीव कर सकता है, आर्गूमेंट्स देना है। तो यूज करो भाई क्लीन एनर्जी वगैरह को, इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, ये सब टाइप की चीज़ें लिख सकते हैं। एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको, 30 वर्ड से कम होने चाहिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का ए है, जो हाउ वाज सिल्क रूट एन एग्जांपल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न, ठीक बात है ना। ये बेसिकली जो क्वेश्चन है, ये पिछले वीडियो में भी है, जो हमने एसएसटी के लिए डाला है, तो उसमें आप देख सकते हैं इसे। ये क्वेश्चन, हाउ डिड फूड प्रमोट अ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर कॉन्टैक्ट इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक बात है भाई। जो फूड है वो प्रमोट करेगा, जैसे कि अभी इस क्वेश्चंस को आप लोग को 60 वर्ड्स के अंदर लिखना है, पर हम यहाँ पे एक कंटेक्स्ट आपको दिखा देते हैं, बस इसी कंटेक्स्ट के अंदर आपको 30 वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है। अब ये नहीं कि आप 10 वर्ड लिख के छोड़ डाले, है ना, या लिख दे 100 वर्ड्स, तो इस टाइप की चीज़ें नहीं, मतलब 60 वगैरह के आसपास हो तो ठीक रहेगा। पर यहाँ पे एक कंटेक्स्ट है बस मेंशन, कि इसी के कंटेक्स्ट के अंदर आपको लिखना चाहिए। द फूड हैज प्रमोट अ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चर एक्सचेंज बाय अलाउइंग पीपल टू शेयर देयर कल्चर एंड हेरिटेज थ्रू द फूड, ठीक है ना। इट हैपेंड थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप्स, भाई सही बात है। उधर कुछ क्रॉप होते होंगे तो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट वगैरह के अंदर, तो ये अपने कॉन्टिनेंट वगैरह में आएंगे,
तो ज़ाहिर सी बात है लोग एक दूसरे के साथ जुड़े उड़ेंगे, इस प्रकार का कल्चर का शेयर वेयर होगा, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ पीपल, ठीक है ना, तो इससे माइग्रेशन ऑफ पीपल भी होगा, तो इधर से उधर लोग जाएंगे होंगे, शेयरिंग ऑफ फूड भी होगा, तो दुनिया जैसे कि हाँ बेसिकली आपने देखा कि उधर मैकडोनल्ड बर्गर वगैरह है ना, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो इधर इंडिया में आया, तो इस सब टाइप का कल्चर होगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आपको बनाकर अच्छा लिखना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है, जैसे ये क्वेश्चन है, इंडिया's prosperity lies in the expanding and diversity its manufacturing industry justify the statement। और भारत का ये कल्याण तभी होगा जो अपने वो मैन्युफैक्चरिंग को डाइवर्स वगैरह करे, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, ठीक बात है ना। तो आपको पता ही है बिल्कुल कि इंडियन प्रोस्पेरिटी लाइज एक्सपेंडेड डाइवर्सिटी, बढ़िया से लिखना आपको, ठीक है। इंक्रीज ट्रेड कॉमर्स, जॉब क्रिएशन होगा, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब टाइप की ट्रेड एंड कॉमर्स, रीजनल डिस्पैरिटी क्या होगी, कम होगी, उधर को झारखंड भी ग्रो करेगा, बिहार भी करेगा, इधर कर्नाटका वगैरह तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ें भी हो पाएगी, ठीक है। तो इस टाइप का करना चाहिए। एक्सप्लेन द 3 रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरीड आउट पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही। पॉलिटिकल पार्टीज को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, डेमोक्रेसी के अंदर। तो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सही बात है। अलग अलग सोसाइटी के लोग आते हैं और अपना अपना बातें कहते हैं, पब्लिक डिबेट वगैरह करते हैं, जिससे वगैरह से बहुत सारे ओपिनियन आते हैं, जिससे हम एक सही वे में पॉलिसी मेकिंग वगैरह कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, कंटेक्ट करते हैं इलेक्शन को, तो ये मतलब आपको पता है इलेक्शन को हम लोग व्हीकल ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चन थे। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है कि जैसे एग्जामिन द सिग्निफिकेंस क्रेडिट इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है। क्रेडिट का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब लोन का सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह के। तो बेसिक बात है, इट अलाउ पीपल एंड बिजनेसेस टू बोरो मनी विच कैन लीड द इंक्रीज कंपजन, हाँ, और लोग खा पी पाए, ऐसे इन्वेस्टमेंट करे वगैरह, प्रोडक्शन वगैरह करे, तो इस टाइप का आपको अच्छे से बना कर लिखना है। टर्शियरी सेक्टर है जो है ना, महत्वपूर्ण रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री सपोर्ट, इसमें कुछ बताना है कि जैसे टर्शियरी सेक्टर भारत के जैसे अपनी इकोनॉमी के लिए एक सपोर्ट कैसे बेहतर महत्वपूर्ण है, मतलब टर्शियरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर वो महत्वपूर्ण क्यों है, इसके सपोर्ट में कुछ देना है। तो बेसिकली क्या है कि ये जॉब क्रिएट करता है, कंट्रीब्यूट करता है देश के जीडीपी में, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, रिटेल, टेलीकम्युनिकेशन, हॉस्पिटैलिटी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगा। इन सब सारी चीज़ों को बनाकर लिखना, 60 वर्ड को क्रॉस ना करें, ठीक है। 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आप लोग 120 वर्ड क्रॉस ना करें, इस प्रकार के आंसर फ्रेम करने होंगे, ठीक है। तो ये कुछ आज के हमारे क्वेश्चंस रहे, ठीक है। थैंक यू।